हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यानी कि आरएनए होते हैं। ओके, सो द फंक्शनल यूनिट जो होता है, जो भी फंक्शनल पार्ट जो होता है एंजाइम्स का, यानी कि जो भी एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है उसे हम होलो एंजाइम्स कहते हैं। ओके, सो जो भी फंक्शनल एंजाइम है उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये जो होलो एंजाइम है या फिर ये जो एंजाइम है ये दो पार्ट्स से बनता है। ओके, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। ओके, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर कहा जाता है। तो इसका जो डिटेल है वो हम देखने वाले हैं। सो एंजाइम्स जो है इसे होलो एंजाइम कहा जाएगा, जो फंक्शनल एंजाइम होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। सो ये जो होलो एंजाइम है ये दो पार्ट से बनता है, प्रोटीन पार्ट जिसे हम एपो एंजाइम कहेंगे और दूसरा होता है कोफैक्टर। ओके, तो जो प्रोटीन पार्ट जो है ये ऑब्वियसली अमाइनो एसिड से बनेंगे। अमाइनो एसिड्स जो है ये सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में अरेंज होंगे। इस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये फोल्ड अप हो जाएगा, या तो ये अल्फ़ा हेलिक्स में फोल्ड होता है या फिर बीटा शीट में फोल्ड होता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा शीट होगा। ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स मिलकर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम, अगर कोई सिंगल सब यूनिट एंजाइम है तो उस वक्त वो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर मल्टी सब यूनिट एंजाइम है तो उस वक्त वो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। तो कोफैक्टर्स जो है ये दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कोएंजाइम और एक हो सकता है मेटल आयन एक्टिवेटर। ओके, तो कोएंजाइम क्या होता है? ये कोई भी ऐसे डायलाइजेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो लूजली अटैच होते हैं ऑब्वियसली, और मेटल आयन भी लूजली अटैच हो सकता है। ओके, तो कोएंजाइम का एग्जाम्पल है FAD, NAD। जो जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, किसी साइट पर जब NAD लगता है, यानी कि NAD एज अ कोफैक्टर लगता है तो वहाँ पर NADH2 कन्वर्ट होता था, या फिर FAD लगता है तो फिर FADH2 कन्वर्ट होता था। तो इस तरह के ये जो NAD या फिर FAD जो है ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर के और भी एग्जाम्पल है, जैसे पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, बायोसाइटिन, ये भी एक कोफैक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, मेटल आयन एक्टिवेटर के फॉर्म में जैसे पोटाशियम, ओके, Fe आयंस, कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, इस तरह के आयंस जो है ये मेटल आयन एक्टिवेटर की तरह इसमें यूज़ होते हैं। तो जब ये लूजली बाउंड है, यानी कि चाहे वो कोएंजाइम हो चाहे वो मेटल आयन हो, ये जब लूजली बाउंड होते हैं तो उन्हें कोफैक्टर कहा जाता है। या फिर जब ये टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि जब ये नॉन डायलाइजेबल होते हैं, जब वो डायलाइसिस के थ्रू उस एंजाइम से हम सेपरेट नहीं कर सकते, जब वो टाइटली बाउंड होते हैं, जब वो कोवैलेंटली बाउंड होते हैं, तो उस वक्त उसे इन दोनों चीज़ों को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ओके, तो कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, कोएंजाइम या फिर मेटल आयन एक्टिवेटर। ओके, लेकिन जब ये नॉन डायलाइजेबल होते हैं, जब ये नॉन सेपरेटेबल होते हैं डायलाइसिस के थ्रू, तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, सो तो ये एक बेसिक केमिकल नेचर है एंजाइम्स का। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास तरह के एंजाइम्स के बारे में, जैसे कि हाइब्रिड एंजाइम। हाइब्रिड एंजाइम्स जो है ये दो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ या दो एंजाइम फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के फ्यूजन से बनते हैं। ओके, हाइब्रिड, तो इसका एग्जाम्पल जो है हाइब्रिड एंजाइम का वो है ग्लूकेनेस और सेलुलेज एंजाइम। इसका यूज़ करके, यानी कि इस हाइब्रिड एंजाइम का यूज़ करके जो बार्ली में जो बीटा ग्लूकेन्स होते हैं, ये बीटा ग्लूकेन्स और अच्छी तरीके से हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं बीयर मैन्युफैक्चर में। इसके बाद जो है वो है राइबोजाइम्स। जैसे मैंने आपको शुरुआती स्टेटमेंट्स में बताया था, कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो RNA जो होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनमें, यानी कि RNA विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे tRNA जो है इसके प्रोसेसिंग में कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ये एंजाइम्स जो है ये बेसिकली RNA है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि जो राइबोसोम का जो
लार्ज सब यूनिट होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिनमें आरएनए होता है। ऑब्वियसली उनके साथ कुछ प्रोटीन पार्ट होते हैं और उन प्रोटीन पार्ट्स की हेल्प से ही वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन एक्चुअल एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ये इन आरएनए में होती है। इन्हीं राइबोजाइम्स के बेसिस पर ही आरएनए वर्ल्ड का कंसेप्ट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ओके तो इनमें से सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा इवॉल्व हुआ है, इसका आंसर हमें ये राइबोजाइम्स देते हैं। ओके तो उसी हाइपोथेसिस को आरएनए वर्ल्ड कहा गया है। इसके बाद जो एंजाइम्स जो आते हैं, एंजाइमेटिक का एक्टिविटी जो है वो एब्जाइम है। एब्जाइम्स को कैट मैप भी कहा जाता है। ये कुछ खास तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ओके तो एंजाइम्स जो है ये इतने ज़्यादा केमिकली डाइवर्स होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।